हमारी कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई है और उसमें कुल मिला के एजेंडा तो 40-42 थे। 3-4 एजेंडा कुछ पॉलिसी मैटर्स के हैं, वो तो हमने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को दिया है। कुछ बारीक बातें और जो ध्यान में आई हैं उसके ऊपर विचार करके और अगली मीटिंग में वो लाएंगे। जो हमने निर्णय लिए हैं उसमें एक तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के चौकीदार होते हैं उनका सबका अभी तक जो उनका जो डिपार्टमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो होम डिपार्टमेंट था, अब उनको पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत कर दिया गया है, क्योंकि पंचायतें ही हैं जिनसे सीधा उनका संबंध आता है, वही काम लेते हैं और उन्हीं के अकाउंट्स में से उनकी सैलरी जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी अब वो जो है ग्रामीण विकास पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास भेज दिया है। दूसरा है पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ जो उत्तम सेवा करने वाले, ऐसे बहादुरी की सेवा करने वाले पुलिस के अधिकारी, उनके लिए 3 प्रकार के मेडल जो हैं वो हमने घोषित किए हैं और वो लागू हो जाएंगे। एक उसके अंदर जो वीरता के पुरस्कार के लिए मुख्यमंत्री पदक, ये इस प्रकार से घोषित किया है। कुछ कैश राशि उनको मिलेगी और एक 6 महीने की उनको सर्विस में बढ़ोतरी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। इसी प्रकार उत्कृष्टता जांच के लिए गृह मंत्री पदक, एक इसकी घोषणा की है। और इसी प्रकार डीजीपी लेवल पर भी हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक, ये डीजीपी लेवल पर दिए जाएंगे। और ये 10-10 पदक, मुख्यमंत्री पदक की तो असीमित है, उसमें कितने ही जो लोग वीरता के नाते से काम किया होगा उनकी संख्या हो सकती है, लेकिन बाकी दोनों 10-10 पदक, जिसमें उत्कृष्टता के लिए और उत्कृष्टता कार्य के लिए और उत्तम सेवा पदक इस नाते से 10 वो होंगे। तो दूसरा निर्णय, हाँ जी, पुरस्कार राशि 21,000 रुपया और एक प्रमाण पत्र और 6 महीने का एक विस्तार, सेवा कार्य विस्तार, तीनों में ही। तीसरा निर्णय हमारे खिलाड़ियों के लिए एक अनोमली थी बनी हुई कि उनको जो विभिन्न खेलों का जो भार वर्ग होता है, इसमें ओलंपिक में कुछ अन्य प्रकार के उसके भार वर्ग थे, शायद 6 थे, और जो एशियन और दूसरे प्रकार के गेम थे उसमें 10 ऐसे भार वर्ग अलग अलग थे। तो कभी कभी किसी एक भार वर्ग में, किसी एक खेल में उनको कुछ लाभ मिलता था, दूसरे में नहीं मिलता था, एक में नहीं मिलता था, दूसरे में मिल जाता था, तो एक अनोमली थी। अब हमने वो जो 6 भार वर्ग उनको समाप्त करके 10 भागों में 10 भार वर्ग कर दिए हैं। तो 10 भार वर्ग करने के बाद वो एक अनोमली समाप्त हो गई और इसमें ज़्यादा चांसेस खिलाड़ियों को मिलेंगे कि उनके भार के हिसाब से उनको जो खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई खेलों में, ओलंपिक खेलों में अब एक ही प्रकार का एक प्रावधान किया गया है, ताकि कोई दुविधा इस प्रकार की न रहे। एक हमने किया है आज लकड़ी आधारित जो उद्योग है, खास करके हमारा यमुनानगर का उद्योग है, तो उसमें लाइसेंस की व्यवस्था एक थोड़ा अनोमलीज थी उसमें और थोड़ा कठिनाइयाँ भी थी। कई प्रकार के अलग अलग लाइसेंस के प्रावधान थे। अब वो सारे प्रावधान एक जैसे कर दिए हैं। 3 कैटेगरीज हैं, कुछ तो रेस्ट्रिक्टेड हैं कि जो लाइसेंस मिलेंगे भी नहीं, खास करके ऐसी लकड़ी जो बहुत बहुमूल्य होती है या बहुत कभी भी चोरी की जा सकती है, चंदन की लकड़ी है या और इस प्रकार की लकड़ी है, तो ऐसे उद्योग तो पहले से ही प्रतिबंधित हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल खुले हैं, जिसको कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी कुछ कैटेगरीज है। एक है रेस्ट्रिक्टेड, 3 कैटेगरीज उनकी हैं। रेस्ट्रिक्टेड के लिए उनको लाइसेंस लेना ये अनिवार्य होगा और इसके लिए एक कंडीशन तो ये बनाई गई है कि जो जंगल का क्षेत्र है उससे 3 किलोमीटर के दूर ही वो कोई भी उद्योग लग सकता है, ताकि किसी भी कारण से चोरी करने का जो है स्कोप वो ना रहे, उस दूरी में कोई गड़बड़ होती है तो चेक हो सके। ऑनलाइन सारा अप्लाई करने का सिस्टम होगा। एक समय ऐसा था कि आज नहीं, 6-7 साल पहले जब हमने उस पॉलिसी को एक बार चेंज किया था, बड़ी रेस्ट्रिक्शंस थी लाइसेंसिंग के ऊपर, खास करके प्लाई में जो पिलिंग मशीन क्या होती है, पिलिंग मशीन, तो पिलिंग मशीन का जो लाइसेंस था बहुत रेस्ट्रिक्टिव था और फीस तो थी 30,000 से लेके और 1 लाख तक अलग अलग
साइज के हिसाब से, और ब्लैक थी उसकी 50 लाख तक। हमने आते ही सब खोल दिए थे, और खोलने के बाद 1700 लोगों ने अप्लाई किया, जो पहले सिर्फ 400 लाइसेंस थे पूरे हरियाणा में, और फिर 1700 लोगों ने अप्लाई किया। बाद में सब ब्लैक समाप्त हो गई, और बहुत लोगों ने तो अप्लाई करने के बाद फीस बीच में छोड़ दी और लाइसेंस लेने भी नहीं आए। अब वो ओपन हो गया एकदम, इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। तो ऐसे रेस्ट्रिक्टिव चीज़ों को उसको नॉर्मल करना, और अगर कहीं कोई काम नहीं कर पा रहा है उसका लाइसेंस को समय पर रद्द करना, और रद्द करके दूसरे आदमी को देना। रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी लगानी पड़ती हैं कई बार। ऐसा ना हो कि जो हमारी खेती की लकड़ी जैसे होती है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट जो होता है, सफ़ेदा है या पॉपुलर है, तो ये एक यूज़ होता है, ये खेती के नाते पैदा होता है और वैसे यूज़ होता है। अगर हम उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो पैदावार खेती वाली कम होगी, फिर जंगल काटना शुरू करेंगे। इसलिए उसको ऑब्जर्वेशन रख करके, लेकिन जितने हमारे पास खेती का जो जंगल है, लकड़ी है, उसके हिसाब से उनको लाइसेंसिंग दी जाएगी, तो उसको ज़रा कंट्रोलिंग भी रहेगा। ऑनलाइन इसकी सारी प्रक्रिया होगी, और स्टेट लेवल की कमेटी होगी जो इस सारे को देखेगी। इसमें एक प्रकार से इसको बहुत स्मूथ कर दिया गया है सारी वर्किंग को। टाइम बाउंड भी है सर ये लाइसेंसिंग के लिए आपकी? ये टाइम बाउंड तो कोई नहीं, जब कोई अप्लाई करेगा उसके जो नॉर्म्स होते हैं वो पूरे करेंगे, लाइसेंस ले लेंगे। हाँ, लेकिन अगर उसने 2 साल तक उस पर काम नहीं किया तो फिर रद्द हो जाएगा। एक एजेंडा है एनसीआर राज्यों में जो शैक्षणिक संस्थानों की बसें होती हैं, उन बसों के अलग अलग राज्यों के अलग अलग रेट होते हैं, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, और फिर एक दूसरे प्रदेशों में आने जाने के बाद कई बार उन दोनों प्रदेशों का पैसा देना पड़ता है। अब म्यूचुअली एनसीआर के साथ लगे हुए जितने भी प्रदेश हैं, उन सब के म्यूचुअल एग्रीमेंट करने के लिए हमने रास्ता खोल दिया है कि जिस प्रदेश की जो बस हमारे यहाँ आती है या हमारी उनमें जाती है, सपोज दिल्ली से हरियाणा है, हरियाणा से राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है, तो यही एनसीआर का जो 3-4 प्रदेश हैं उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाएगा, और फिर वो बसों की जो छूट है, खास करके शैक्षणिक संस्थानों में जो बसें लगी हुई हैं स्टूडेंट्स को लाने ले जाने के लिए, वो एक उनको छूट कर दी है। एक निर्णय, बहुत ही एक सुंदर निर्णय आज हुआ है कि जो पंजीकरण बसों का मोटर वाहन नियम के अंतर्गत होता है और उसमें जो नंबर दिए जाते हैं, वो नंबर अब पब्लिक के लिए सारे नंबर खुले होंगे, उसकी सबकी ऑक्शन होगी। कोई भी नंबर किसी को चाहिए, सीरीज लागू होने से 7 दिन पहले खुल जाएगी, और उस 7 दिन में पब्लिक देख करके, और जिस नंबर को जो आदमी लेना चाहता है बिडिंग करके, पहली बिडिंग उसकी 20,000 रुपये की होगी, नई बिडिंग है तो फ्री मिलेगा। बिडिंग किसी ने कर ली, एक नई बुक कर ली तो 20,000, उसके बाद बिडिंग जिसने ज़्यादा करनी है उसके ऊपर बिडिंग करके, और फाइनल 7 दिन के बाद उसको बंद करेंगे, जिसको ले जाना ले जाएं। एक नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा इस समय लगभग 5 लाख से भी ऊपर है, कहीं कहीं तो 10 लाख 15 लाख भी मिल जाती है एक नंबर। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सरकारी गाड़ियां हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के और नीचे डीसी तक, बाकी सब ऐसी 179 गाड़ियां ऐसी हैं जो एक नंबर की सरकार के पास हैं। आज हमने ऑफर किया है कि 4 गाड़ियां मेरे पास हैं जो एक नंबर की हैं, वो आज हमने छोड़ दिए हैं और ऑक्शन पर जाएंगे, ताकि सरकार को उसका फायदा हो जाए। अगर चारों का मानो 20-25 लाख एक गाड़ी का मिले तो 1 करोड़ रुपए का फायदा सरकार को हो जाएगा। हमने आज छोड़ दिए, और जो नॉर्मल नंबर हैं जिनकी ऑक्शन नहीं होती और कोई नहीं लेता, वो सरकार के नंबरों को मिलेंगी। बाकियों ने तो ऑफर भी नहीं किया, लेकिन हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कह दिया कि आज से उन्होंने भी छोड़ दिया, और उनकी गाड़ी भी अब सामान्य नंबरों में आएगी। लेकिन ऐसी 179 गाड़ियाँ 179 हैं एक नंबर की, अब ये पिछली है। आगे से तो सब ओपन हो जाएंगे, जो नंबर कहीं भी नहीं लगेंगे, या तो वो सरकारी गाड़ियों को लगेंगे, या फिर सरकारी गाड़ियों का एक सुझाव आया कि नया एक सीरीज HRG करके कोई भी बनाएंगे। उस HRG में भी ऑक्शन में जो जाएंगे, अगर सरकारी अधिकारी भी कोई लेना चाहता है ऑक्शन पर, तो उसको ऑक्शन पर दे देंगे। नहीं कोई लेगा तो एक नंबर जो ले जाएगा ले जाएगा, लेकिन उसका एक सुझाव है। लेकिन अब बाकी सीरीज जितनी होंगी उनके सब के लिए वो ओपन नंबर रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे। आप लोगों को भी किसी को चाहिए सर, ये जो वीआईपी कल्चर था, वो वीआईपी नंबर वो अभी कल्चर रहा है सर, है ना, पॉलिटिशियन में या ब्यूरोक्रेट्स में, तो वो बंद कर दिया। आम नंबर लेके चलेंगे, आप भी साधारण नंबर लेके चलेंगे। और किसी को अगर शौक है
तो वो खरीद के चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम उससे, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और वो आम आदमी काम आएगा। अगर सरकार का रेवेन्यू किसी की जेब से कोई स्वेच्छा से पैसे देता है और वो जनता के काम आ सकता है, तो इससे बढ़िया बात ही नहीं। इसमें सर 18 करोड़ करीब आ जाएंगे अगर 10 लाख का अज्यूम कर रहे हैं एवरेज। एक नंबर 180 का अगर 10 लाख करे तो 18 करोड़ 18 करोड़ रुपए आ जाएंगे सरकार की गाड़ियों का, पुरानी गाड़ियों का। मैंडेटरी भी कर सकते हो, मैंडेटरी भी कर सकते हो एक सर्विस। सोचा जा सकता है, लेकिन आज तो हमने वॉलंटरीली कहा कि जैसे मैंने कहा है कि मेरी 4 गाड़ियों का नंबर आप आज से ऑप्शन लगा दो, पुरानी तो वेट करोगे अगर हाँ नहीं नई मिलेंगी नहीं, नई किसी को एक नंबर नहीं मिलेगा किसी को भी। तो अब इसमें से कितने लोग सरकारी गाड़ी नंबर की नहीं होगी ये बात सुनो। आज के बाद एक नंबर, आज के बाद जो सामान्य नंबर होंगे वो होंगे, कोई भी चॉइस का नंबर अब नहीं मिलेगा। चॉइस का हो तो जनता के पास जाएगा और उसका ऑप्शन बिड आएगा। बिल्कुल पुरानी डिजिट है जैसे HYJ HRJ, उसके 1 या 2 नंबर होते हैं सिंगल से नंबर, बंद कर रखे हुए सरकार, उनके ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। जिसके पैसे मिले होंगे सारे ऑप्शन में लगाएंगे, पुराने नंबर में सब ऑप्शन में सब लगाएंगे। मतलब 1008 भी बिकता है, 786 भी बिकता है, 007 भी बिकता है, 302 303 भी बिकता है। कुल मिलाकर मित्रों आज के ये निर्णय जितने हुए हैं, बाकी तो कुछ एम्प्लॉइज की उनका जैसे एक्सपेक्ट हो, कुछ अप्रूवल होता है, कुछ सर्विस रूल्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, दैट्स ऑल। सर एक हाइड्रोजन गाड़ी आप कल दिल्ली में लेके नजर आए थे, उसको लेकर क्या सरकार की कोई योजना है? ये वो आपको मिली थी गडकरी द्वारा? श्रीमान नितिन गडकरी जी ने एक प्रयोग किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन पर बस अपनी वाहन जो है वो चलाए जाए। तो अभी एक फरीदाबाद में एक कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन बनाना तैयार किया है और टोयोटा ने गाड़ियां बनानी शुरू की हैं। टोयोटा ने अभी 2 गाड़ियां रिलीज की हैं, जिसमें से एक नितिन गडकरी जी के पास है। उन्होंने उस गाड़ी को अपने लिए रखा है और वो अभी फरीदाबाद से उसकी फिलिंग कराते हैं। वो तो उन्हीं की गाड़ी थी, उनका क्या आप एक बार इसमें बैठ के देखो कैसा लगता है। तो मैंने सिर्फ उसका ट्रायल ही देखा है, तो अच्छी गाड़ी, कोई उसमें स्पीड में अंतर नहीं है, कुछ नहीं है। इतना ही है कि अब प्रोडक्शन कितनी हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन की हो सकती है और उसकी आगे कैसे यूटिलिटी बनेगी, एक समय के हिसाब से होगा, लेकिन प्रयोग अच्छा है। कल उस गाड़ी में स्वयं बैठा, कोई पता नहीं लगता है कि गाड़ी डीजल की है या पेट्रोल की है या ग्रीन उसकी है। और एथनॉल भी आगे चल करके, अभी तो मिक्सिंग करके गाड़ियाँ चल रही हैं, एक प्रयोग होने वाला है कि शुद्ध एथनॉल से गाड़ी चले, और जब शुद्ध एथनॉल से चलेगी तो हमारे पास कितना ही एथनॉल प्रोडक्शन का एक स्कोप है, खास करके ये पराली है, बगास है, या ये जो बारीक चावल है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से एथनॉल बन सकता है। और एथनॉल बनाने के बाद ये इंडिपेंडेंटली एक इंडस्ट्री हो जाएगी, अपना बनाओ अपना चलाओ। एक सर जो रात को डिनर था आप साहब, उसमें कोई डिनर तो था ही, कोई और भी चर्चा हुई? नहीं, कुछ नहीं, कुछ। वो क्या हुआ था कि एक विषय निकला था, सभी मेंबर पार्लियामेंट्स का सेशन चल रहा है। अच्छा, मेरा क्योंकि जाना था आज का सेशन, तो उस समय था नहीं, रूटीन में मेरे 2 दिन का कार्यक्रम दिल्ली का था। उन्होंने मुझे पूछ लिया किस दिन आएंगे, मैंने कहा 4 तारीख को मैं आऊँगा। तो इकट्ठे होकर के राजेंद्र जीत का भोजन, सारे यानी स्थानीय जो और कार्यकर्ता कुछ थे गांव के आसपास के, और मेंबर पार्लियामेंट सब थे, उनका भोजन का कार्यक्रम था, कोई कुछ नहीं था। BL संतोष जी के साथ बैठक हुई, उसके बाद इस तरह की अखबारों में खबर आई कि कुछ विधायकों ने फिर एक बार एक आवाज उठाई है कि अधिकारियों से सुनवाई नहीं हो रही। गांव रैली में आप गए, 4 अफसरों के नाम आपको गुप्त तरीके से दिए गए, ऐसा कोई विषय आया इन सब? नहीं, इंडिविजुअली कुछ लोगों की जो शिकायतें होती हैं उसको हम सुनते ही हैं। जैसे आपने तिगांव के MLA की बात कही, वो तो ओपनली मैंने कहा कि इन 4 के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अगर कहीं भी कोई अधिकारी ऐसा किसी की बात सुनना एक अलग विषय होता है, ठीक ढंग से बातचीत करना, एक शिष्टाचार होता है, कई बार उसका भी ध्यान जब नहीं रखते हैं तो स्वाभाविक है उनके खिलाफ हम MLA हाँ साहब ठीक है, कोई किसी का, क्योंकि वो संगठन शास्त्र एक प्रकार के हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो एक बहुत बड़ा विषय है ये, और संगठन की बातें लगातार हम करते रहते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं, और इसी में से संगठन का एक स्वरूप। आज अगर भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन अगर है, और जिसके अंदर आज तक जनसंघ से लेके आज तक कभी विघटन नहीं हुआ, एक आध व्यक्ति कभी ऐसा कोई मानो आ गया या चला गया अलग बात है, लेकिन जैसे पार्टियों में, कांग्रेस में तो वो कितनी बार वर्टिकल डिवीजन हो गए, और पार्टियों में कितनी बार ऐसे डिवीजन हो गए। भारतीय जनता पार्टी एक विचार के साथ बंधी हुई है, एक प्रक्रिया के अंतर्गत वहाँ के कार्यकर्ताओं का विकास होता है,
तो इसलिए पार्टी की जिसको कहना चाहिए कि सेहत के ठीक रखने के पीछे यही है कि हमारे यहाँ संगठन के काम देखने वाले लोग समय समय पर बातचीत करते रहते हैं, छोटी मोटी बातें कुछ ठीक। सर गर्मियाँ बढ़ रही हैं इस प्रकार से, और अब दिल्ली की जो बात चली पानी के ऊपर, दिल्ली हमेशा हरियाणा पे आरोप लगाता रहता है कि उसको उसकी पूर्ति के अनुसार पानी नहीं होता। आप पानी मांग रहे हैं पंजाब से, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो आपको पानी नहीं दे रहे, इधर से वो आपसे पानी मांगते हैं, तो आप उन पर दबाव नहीं बनाएंगे कि अगर आप हमें पानी नहीं देंगे तो हम भी पानी आपको क्यों दें? जब से उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई है तब से बहुत ही एक विचित्र और विकट स्थिति में वो आए हुए हैं, और उसमें खास करके ये जो उन्होंने जोड़ दिया अब विधानसभा में जो एक रेजोल्यूशन लाए पास किया, उसके बाद उनके स्वर जैसे अलग अलग हो रहे हैं। दिन में भी बात चली थी, मैंने आपको बताया था कि एक चुप करके बैठ गए हैं, एक कोई और स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरे कोई और स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब किस भाव बिकता पता लगे। हरियाणा ने जवाब दे दिया पूरा सेटिस्फाई होके, और जो मुद्दा केंद्र तक जा सकता है जिस तरह से आप लोगों ने आज रेजोल्यूशन पास किया, आपको कॉपी मिल गई होगी उसको। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।